सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासत का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। रोज नई से नई खबर हैरान कर देती है। फिलवक्त नून लीग हेडलाइंस में है और खबर है कि नवाज शरीफ अपनी ही पार्टी के लिए खतरा बन गए हैं। देखना यह है कि नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ पार्टी कब तक उठा पाती है। बकौल शायर, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। इलाज के लिए बाहर गए नवाज शरीफ ने लंदन से खिताब करके नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। इदारों के खिलाफ कड़ी तनकीद पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत 40 से जायद लीगी रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि लाहौर के थाना शाहदरा में शहरी बदर रशीद की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 120, 120B, 121, 121A, 123A, 124A, 153A और 505 और बरक़ी जराइम की रोकथाम के कानून 2016 की शिक़ 10 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि मुजरिम नवाज शरीफ पाकिस्तान की आला अदालतों से सजा याफ्ता है। इन पर बदउनवानी के मुकदमात ज़ेर समात हैं। इन्हें जान बचाने और इलाज मुआवजे के लिए बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाज़त दी गई, लेकिन वो इलाज की बजाय एक सोची समझी मुजरिमाना साजिश के तहत पाकिस्तान और इसके मुक़्तदर इदारों को बदनाम करने की गर्ज से नफरत और इश्तियाल अंगेज़ तकारीर कर रहे हैं। इस मुकदमे पर नून लीग का मौक़िफ़ भी आ गया है, जिसमें कहा गया है कि आइन पर बात करना अगर गद्दारी है तो ये गद्दारी होती रहेगी। लेकिन सच ये है कि नवाज शरीफ का नज़रिया पार्टी पर बोझ बन गया है। बानी MQM के नक्श कदम पर चलते इन्होंने पार्टी को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। इसीलिए शेख रशीद आज फिर अपना दावा दोहरा रहे थे कि नून में से शीन जरूर निकलेगी। ये पेशगोई सच साबित होती है नहीं, लेकिन PDM हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक के लिए बार बार जलसे की तारीखें तब्दील कर रही है। पहले 11 कहा, 18 और अब 16 को गुजरांवाला, 18 को कराची और 25 को कोयटा में जलसे का इनेकाद होगा। देखना यह है कि PDM की ये तहरीक कितनी कामयाब रहती है। नवाज शरीफ और लीगी रहनुमाओं पर बगावत के मुकदमे का इस पर क्या असर होता है, आज हम इसी पर सबसे पहले बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबुल साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इंशाल्लाह कुछ देर में हमें अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब भी ज्वाइन करेंगे, जिनकी स्टेटमेंट्स जब भी आती हैं तो हर तरफ हलचल मच जाती है। असद खरल साहब, ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ लोगों को उकसाने, इश्तियाल अंगेज़ी, बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ है, 42 और लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है, ये कितनी आपके लिहाज से ख़तरनाक डेवलपमेंट है नून लीग के लिए, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मैं समझता हूँ उसामा साहब, ये हम मजाक खुद रियासत और रियासती इदारे अपना मजाक खुद बनाते हैं। मुझे ये बताएं कि इस मुकदमा दर्ज करने के बाद जी क्या कानून हरकत में आएगा? क्या 40 लोग जिसमें नवाज शरीफ साहब बाहर है, बाकी तो इधर ही हैं, क्या उनको बगावत की इन्हीं दफात के तहत पुलिस थाना शाहदरा गिरफ्तार करेगी? क्या उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी? क्यों नहीं हो सकता? और अगर आपने ये करना ही कुछ नहीं साहब, तो फिर इस FIR का क्या फ़ायदा? फिर तो एक मजाक बनाते हैं आप खुद ही। यानी इतनी संगीन नोयत की दफात लगा के आप एक मुकदमा दर्ज कर देते हैं और उसके बाद हुकूमत भी वो होती है जो यानी एक इन लोगों के जिनके बारे में मुकदमा आई अपोजिशन के लोग हैं और हुकूमती ज़ाहिर बात इन्फ्लुएंस में इदारे होते हैं, और हुकूमत ने अगर पर्चा ये दर्ज किया है तो इन लोगों को फिर या तो पकड़े, और अगर आपने पकड़ना ही नहीं है तो ये एक तमाशा बनाना है आपने, जिससे वो तो आपके ख्याल में रिएक्शन दे रहे हैं। ये उन्होंने बाबर साहब, क्या उन्होंने कोई गलत नहीं है? मैं ये कहता हूं कि आप इस तरह की छेड़छाड़ी करनी है अगर तो आप संजीदगी से करें। आपके अगर कार्रवाई कोई नहीं होगी, लेकिन कार्रवाई अगर नहीं करनी तो FIR दर्ज करने के क्या? बाबर साहब, आप क्या कहते हैं? आपने तमाशा लगवा दिया है या असद खरल साहब बात सही कर रहे हैं कि ये कुछ होना है ही नहीं, तो फिर फायदा ये मजाक उड़ाने रियासत का, इसलिए फिर बरतानिया पाकिस्तान के हवाले किसी को भी नहीं करता? उसामा साहब, मेरा ख्याल है कि FIR दर्ज होने के बाद हुकूमत जो है इसको पसू करेगी और जो लोग तो पाकिस्तान में हैं उन पर ज़रूर हाथ डाला जाएगा। ये नहीं है कि एक बंदा पाकिस्तान से बाहर इलाज करवाने के लिए गया और यहाँ पर उसका डॉक्टर, उसकी फैमिली बार बार ये कह रही है कि जी वो मरने वाला है, 2000 प्लेटलेट्स रह गए हैं, अगर वो पाकिस्तान में रहा तो उसकी डेथ हो जाएगी, खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाएगा।
तो पाकिस्तान में उसका इलाज पॉसिबल नहीं है। और जब हुकूमत ने तरस खाकर उसको बाहर भेजा, वहाँ जाकर वो मेरा मतलब नज़रियाती बन गया और वहाँ पर जाकर वो पाकिस्तान के अदारों को ऐसे वक्त में जब कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है, बॉर्डर पर सूरत हाल अच्छी ठीक नहीं है, चाइना और इंडिया बॉर्डर पर लड़ रहे हैं और इंडिया खुलेआम पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहा है, ऐसी सूरत हाल में वो बंदा पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है, फौज पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है, पाकिस्तान के सलामती के अदारों को टारगेट कर रहा है और एक पूरी एक खौफनाक साजिश रचा रहा है कि लोग अदारों के खिलाफ खड़े हो जाएं। ये जो जलसे कर रहे हैं उसने तो ओपनली कहा है कि मेरा टारगेट नवाज शरीफ नहीं है, सॉरी इमरान खान नहीं है, मेरा टारगेट तो फौज पाकिस्तान है जी। वो तो ओपनली फौज पाकिस्तान को रियासत को टारगेट कर रहे हैं। कभी इलेक्शन नहीं होने दिए गए। आसिम सलीम बाजवा साहब का जिक्र किया, अदालतों का उन्होंने जिक्र किया कि ये क्या हो रहा है, सबकी बात की उन्होंने। लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि FIR में दर्ज है कि पॉलिसी के तहत यानी 1 अक्टूबर 2020 के खिताबात दुश्मन मुल्क भारत के बयान करदा पॉलिसी की तायद में किए ताकि पाकिस्तान का नाम नेशनल एक्शन टास्क फोर्स के आइंदा इजलास में ग्रे लिस्ट में रहे। अच्छा, वो इजलास अब होने वाला है और उसमें पाकिस्तान के बारे में असेसमेंट होनी है, फैसला होना है। तो बाबर साहब, आप कह रहे हैं कि लोग गिरफ्तार होंगे, 42 लोग हैं। आपका ख्याल है मरीम नवाज साहिबा को, एहसन इकबाल हों, वहाँ पर जितने लोग बैठे थे, शाहिद खान अब्बासी थे, सारी लीडरशिप थी इनके, एहसन इकबाल साहब से लेकर हर कोई, राना सनाउल्लाह, आप 42 के 42 लोग, ये एक बंदा गिरफ्तार करना मुश्किल हो जाता है। आप कह रहे हैं 42 के खिलाफ कार्रवाई हो जाए। उसामा साहब, एक बंदा तकरीर करता है और लोगों को पाकिस्तान, फौज पाकिस्तान के खिलाफ बगावत पर उकसाता है, करते हैं सर, वो हो गया और वो लोग उसकी तायद कर रहे हैं, वो लोग उसकी तायद कर रहे हैं, उस चीज़ को एंडोर्स कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लोगों को फौज पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि ये तो बड़ी खतरनाक गेम है कि आप पाकिस्तान को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। आप कार्रवाई होगी, खरल साहब कहते हैं कार्रवाई होगी, आपसे वो मुत्तफिक है। ये लिख लें कि मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने बड़ी मुल्क की खिदमत की है, उन्होंने उनको हार पहनाने चाहिए। मैं ये कहता हूँ अगर इतना भयानक उन्होंने ये जुर्म किया है, उसका इर्तिकाब किया, जिस संगीन दफात लगाई गई हैं, बगावत और गद्दारी के सारी सेक्शन लगाई गई हैं, पर्चा दर्ज किया गया है। पाकिस्तान में जो 41 लोग मौजूद हैं उनमें से कोई भी बंदा, खैर साहब आपको याद होगा 1998 में एक बुजुर्ग थे, उन्होंने, एक स्कूल टीचर थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने एक नज़म लिखी जो अखबारात में छपी गई और उन्होंने उस वक़्त नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये नज़म लिखी थी कि उनकी फ़िरौनियत और उस दौर में जो महंगाई हुई है, जो अवाम के साथ जुल्म सितम हो रहा है, उस पर ये नज़म लिखी थी और उन पर उस वक़्त स्टेट ने, यानी कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने बगावत का पर्चा दर्ज करवाया था। आपको याद है 1998 में? मैं ये नहीं कह रहा कि बगावत का पर्चा दर्ज रवाना को बुरी बात है, मैं ये कह रहा हूं आपने अगर एक्शन नहीं लेना, एक वो प्राइम मिनिस्टर FIR एक मजाक ना बनाए, उस पर अगर वो प्राइम मिनिस्टर इदारा कहते हैं एक्शन होगा, अगर वो प्राइम मिनिस्टर जिसको आपने वोट देकर इलेक्ट किया है उसके खिलाफ कुछ लिख दिया जाए तो बगावत का पर्चा दर्ज हो सकता है। तो फिर वो अदारे जो आपकी सलामती के मुहाफिज हैं, वो हो गया, आपके अदारों पर्चा दर्ज होने की तो मुखालफत में कर रहा हूं। पर्चा दर्ज करके अगर आपने सवाए मजाक के, सवाए क्रिटिसिज्म के, मैं इस बात पे आपसे स्कोरिंग मिल गई, अगर ये कुछ नहीं करते, अगर ये कुछ नहीं करते और अगर ये चाहते कि इसको उनको दबाव में लाने के लिए बाबर साहब 48 घंटे गुजर गए, सारे लोग 41 तो इधर 42 लोग अगर है, 40 के खिलाफ अगर है, नवाज शरीफ बाहर है ना, बाकी 40 तो खुले आम फिर रहे हैं। 41 ने उनके घर 41 में रेड किया हो, पुलिस ने कुछ जाके छापा मारा हो, किसी को गिरफ्तार किया हो, तहरीक किया हो, किसी के खिलाफ कोई एक्शन किया हो। शायद अभी FIR के बाद तो उन्होंने देखना है ना कि ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ। सारे पुलिस देखेगी, चले गए ये ओपनली फिर रहे हैं। नहीं, लेकिन पुलिस अब देखेगी कि एक तो राइट है ना, FIR तो राइट है। एक शख्स ने कहा अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या ये हुआ है, क्या वाकई आईने पाकिस्तान, तो और ये लिए तो किसी को बुलाना पड़ेगा ना, किसी को सम्मन देना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, इंटेरोगेशन करनी पड़ेगी, शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा। जब तक वो प्रोसेस नहीं करेंगे आप, इतनी बड़ी संगीन दफात के तहत आपने मुकदमा दर्ज करके क्रिटिसिज्म का एक ना खत्म होने वाला जनाब एक
भूचाल मचा दिया है। हमारी पुलिस सर 24 घंटे में तो नहीं हरकत में आती है ना, उनको कोई लेकिन 70-80 घंटे मैं खल साहब की इस बात की मैं बिल्कुल, और ये पहले भी इस तरह सियासी मुकदमा बन जाते हैं। मैं उनकी बात से ये मुकदमात का जो अगर ये पर्चा दर्ज करने के बाद देखिए आज सारा इंटरनेशनल मीडिया जो है उसको उनके फ्रंट पेज पे ये खबर है, सारी दुनिया के फ्रंट इंटरनेशनल मीडिया के। अगर ये सारा कुछ करने के बाद आप कुछ नहीं करते तो फिर अपना मजाक, फिर आप कमाल ही कर रहे हैं। फिर आप कुछ नहीं करते तो फिर कमाल करते हैं। एक और बात है, ये क्या हुआ कि मोहम्मद बैर साहब को तर्जुमान लगा दिया गया। अच्छा, और मैं एक चीज़ और आपको अर्ज कर दूं सब देखने वालों को, ऐसे इकबाल साहब कह रहे हैं फौज के खिलाफ। अच्छा, नारोवाल गए तो मेरा ख्याल है पब्लिक सेंटीमेंट उनको पता लगा, वहां उन्होंने कहा कि फौज के खिलाफ जो कहता है नून लीग बात कर रही है वो अपने दिमाग का इलाज करवाए। ऐसे इकबाल साहब कह रहे हैं। आज वो कह रहे हैं हम फौज के खिलाफ बात करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप हमारी कुर्बानियां देखें, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां देखें, कैसे हो सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम पर कैसे इल्ज़ाम कोई लगा सकता है, हम लोगों पर कोई कैसे, उनको यकीन नहीं आ रहा। लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर साहब का आना बाकायदा तर्जुमान के तौर पर, मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान अब ज़ुबैर साहब हैं, वो आप एक पस मंज़र उनका अलग है। फिर और तर्जुमानों की एक लिस्ट आ गई है जिनमें तलाल चौधरी साहब हैं, उनमें अताउल्लाह तारड़ साहब हैं, उनमें मुसद्दिक मलिक साहब हैं, अज़मा बुखारी साहब हैं। तो खैल साहब, इन लोगों को तर्जुमान बनाने का मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ है। कहीं तो महसूस किया गया है कि मरियम साहिबा और नवाज शरीफ जो बोल रहे हैं वो ठीक काम नहीं हो रहा। तो ऐसे तर्जुमान लगाए जाएं कि जो जरा बात बेहतर कर सके। आप ये मुझे बताएं कि जो शेख रशीद साहब ने बात की है, फिर बात तो वो कुछ सही होने जा ही रही है। वो नून से शीन वाली बात, यानी पहली मरतबा हमने देखा है कि हमेशा तर्जमान किसके मुकर्रर होते हैं, या तो होते हैं वफाकी हुकूमत जिस तरह मौजूदा हुकूमत है, या कोई भी है, या सूबाई हुकूमत की एक तो तर्जमान की वो होती है जी, उन्होंने जाना होता है। दूसरी होती तर्जमानों की कैटेगरी के वो पार्टी के तर्जमान होते हैं, वो तो पार्टी के तर्जमान होते हैं, मरियम औरंगजेब। अब ये जो तर्जमानी है, ये बीच में एक तीसरी कैटेगरी नई इंट्रोड्यूस हो गई है कि यानी वो मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब के तर्जमानी करेंगे। मतलब यह है कि वो शहबाज शरीफ साहब या पार्टी के जो सदर हैं उनसे उन्होंने डिसऑन करना है, उनकी तर्जमानी वो नहीं करेंगे। अच्छा, मरियम साहिबा जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी तर्जमानी करेंगे, या एक कायद जो है जो नाहल है सुप्रीम कोर्ट से जो कि शामिल है, 5 स्पोक्सपर्सन और हैं। ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है मेरे नजदीक। अच्छा, इनको पता चल गया कि तीर कमान से निकल चुका है, जो हमने करना था वो कर दिया। अब ये डैमेज कंट्रोल देखिए, ये सारे जो तर्जुमान बनाए गए ये सारे बड़ी माइल्ड किस्म की अप्रोच रखते हैं। जी जी, कभी एक जुमला इन्होंने दारों के खिलाफ नहीं बोला। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, मोहसिन रांझा, तलाल चौधरी हालांकि बड़ा सख्त बोलते हैं, अब तलाल चौधरी एक और मसले फंसे हुए हैं, शादी में ज्यादा लगे हुए हैं, लिहाजा उनके पास तो आपको पता टाइम ही कम होना है चैनल्स के लिए। इसमें भी आगे तर्जुमान साजी में भी आ गए मुसद्दिक मलिक, मोहसिन रांझा, उज़्मा बुखारी, अताउल्लाह तारड़, ये सारे जो है ये कभी नहीं, ये नपी तुली बात कर रहे हैं। आज ज़ुबैर साहब ने कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई जुमला नहीं बोला, कोई लफ्ज नहीं बोला, पर्पसफुली रखा गया है। ज़ुबैर साहब के जो ताल्लुकात हैं वो तो अब सबके सामने हैं कि ये कोशिश ये की जा रही है कि डैमेज को कंट्रोल किया जाए। वो लोग जो उस तरह से शिद्दत या देर हो गई है, जिनकी जो सोच जो पॉजिटिव है, ताकि मीडिया पर वो आए और एक पॉजिटिव नैरेटिव जो है पार्टी का आगे लेके चलें। ये मेरे नजदीक तो ये सोच है। अब अच्छा, इनको ये पता चला कि ये गलत, तो शिकस्त मान ली, फिर तो बयानिया फेल हो गया 100%। तो 11 से 18 अक्टूबर को क्यों गया जलसा, क्यों गया? आप सर ऐसी बातें छुपाया ना करें सर। ये तो उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है बहुत सारे लोगों की। ये तो पार्टी के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है लोगों की कि ये जो बयानिया है इसको अगर आप साथ लेके चलते हैं आगे तो आगे पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। डिले से वो क्या होगा कि थोड़ा टाइम गेन किया गया है, टाइम गेन किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि मियां साहब और मरियम नवाज जो है इनको कायल किया जाए कि इतना तेज ना चले। इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलें कुछ उन्होंने बात सुनी है, कुछ उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की है। लेकिन खरल साहब देर तो नहीं हो गई या अभी भी वक्त है? अभी आप बता रहे तीर उन्होंने कहा, बाबर साहब ने बड़ा खूबसूरत कि तीर अब कमान से निकल चुका है, वो जाके लगा भी है सही या अब देर हो गई है? अब देखें ना, आपने खुद ही कहा अभी कि एहसन इकबाल साहब जब गए अपने हलके में जी, तो उनको ये नारोवाल में सर एहसास हुआ है कि बॉर्डर पास ही है जो ये मामला है, ये जो बयानिया है, इसके हवाले से लोग बहुत ज़्यादा उनमें तशवीश पाई जाती है। मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है इसके लोग बहुत ज्यादा खिलाफ है। बल्कि हम तीनों इकट्ठे गए थे सब नारोवाल, मुश्किल हो गया। वो तो बॉर्डर के बिल्कुल पास है, वहां तो लोगों को पता है सारा भारत क्या करता है। वो हर बंदा वजाहतें दे रहा है इनका रहनुमा जनाब, हम फौज के खिलाफ, लाहौर के खिलाफ, इनका किला
सारी सीटें यहाँ से जीती हैं। 1,500 आदमी, 1,500 आदमी मैंने क्या कहा? एजेंसियों की सवा रिपोर्ट है। करोड़ मैंने आपको आबादी क्या का कहा? 1% भी ये सर वो नहीं आप कर सके। शेख रशीद साहब हमारे साथ हैं। शेख रशीद साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपकी बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं। ये बताइए कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ नवाज शरीफ के खिलाफ, इस बारे में आप क्या कहते हैं और ये तर्जुमान क्यों बनाने पड़ गए मोहम्मद जुबैर और दीगर लोगों को? देखें जी, अगर बुज़दार से 5 एमपीए मिले तो 5 मिनट में उनको निकाल दिया जाता है। और उस्मान मोहम्मद जुबैर अगर 4 दफा आर्मी चीफ से मिले, पहले तो कहते थे ये क्यों मिला, बाद में कहते हैं हमारी इजाजत से मिला। ये डबल खेल रहे हैं अभी तक ये लोग, ये पछता रहे हैं कुछ लोग और कुछ लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। और 18 तारीख को क्योंकि वैसे ही कारसाज जो है कराची में हुआ, उन्होंने कहा कि और ये अभी देखें इन्होंने दिसंबर तक तो जलसे के टाइम दे दिए हैं। तो मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि पीपल्स पार्टी इनके साथ लंबा अरसा नहीं चलेगी। 31 दिसंबर से मैंने 20 फरवरी तक की टाइम दी है, उससे पहले पहले ये लोग एक नया रास्ता बनाएंगे और बिल आखिर ये शिकस्त इनको होगी और ये जुब्बू फ्रंट जो है ये टेंट फिश हो जाएगा। इनकी कोई सूरत हाल नहीं होगी, ये जो कुछ मर्जी कर लें, जलसा कर लें, जुलूस कर लें, लेकिन जो ये सोचे बैठे हैं कि अगर कोई ये सोचा बैठा कि ये असम्बलियों से इस्तीफे देंगे, कभी नहीं देंगे, ना धरना देंगे, ना किसी तनख्वाह पे काम करेंगे। तीसरी दफा ये तारीख क्यों आ रही है? पहले तारीख आई, अब फिर बदली, अब फिर बदली, तीसरी तारीख मुझे तो मालूम नहीं है। मेरा ख्याल है 18 एपीसी पहले नून अपनी तरफ कराने को तैयार नहीं थी। शहबाज शरीफ प्रोटेक्टिव बेल करा के बैठ गए हैं घर, अपने एसी लगा, खाना आ रहा है और बेहतरीन सारी सहूलतें मौजूद हैं समेत टेलीफोन के, तो उनको क्या तकलीफ है कि बाहर निकल के तो अपने आप को खराब करें। अच्छा शेख साहब, आपने एक तो ये कहा था कि झाड़ू फिरने वाला है, आगे 3-4 माह के अंदर बहुत सारे लोग, मैंने डेट दी थी, बिल्कुल मैं उस पर कायम हूँ। तो कौन से लोग उसकी ज़द में आ रहे हैं, कोई इशारों में अगर बताना कौन नहीं आएगा, किसी ऐसे का नाम लेना जो नहीं आएगा। ये सब चोर डाकू लुटेरे, इनके केसेस नजदीक लग रहे हैं और इनके केसेस की सूरत हाल खराब है। इनको समझने पहले सेटअप में इनको यकीन था कि ये अपनी बात मनवा लेंगे और बहुत सारे लोगों की राय थी कि इनको कुछ रियायत दी जाए, लेकिन इमरान खान असेंबली तोड़ जाएगा जी। मैं जिस इमरान खान को आजकल देख रहा हूँ और वो असेंबली तोड़ देगा, इनको एनआरओ नहीं देगा और सहूलत नहीं देगा। शायद इस मुल्क की सियासत भी वो बदल के रख दे, लेकिन इनको कोई सहूलत नहीं देगा। ये कोरोना का एक तरफ पीपल्स पार्टी बड़ा कहती है कि अच्छा जी स्कूल भी लेट या शादी हॉल और ये सब चीजें, लेकिन ये जलसों में फिर किस तरह से होगा, उसका कोई मसला नहीं? बहुत आपने जबरदस्त बात की है। ये कोरोना फैलेगा, ये मेरा मतलब है। ये पहले भी सिंध में शहबाज शरीफ साहब तो आए इसलिए थे कि कोरोना की बड़ी अमवात होंगी, उसमें नाकाम हुए। जब वो नाकाम हुए तो फिर उन्होंने देखा कि इकोनॉमी में भी कोई इतना बड़ा, तो अब ये कोरोना फैलेगा जी और इसके जिम्मेदार ये होंगे। अगर कोरोना फैला तो उसके जिम्मेदार ये अपोजिशन की सारी जमातें होंगी। इनको कौम ज़हन नशीन रखे कि ये जगह जगह से लोग इकट्ठे करके और मिल करके ये इस मुल्क में कोरोना की परवरिश करने जा रहे हैं। शेख साहब, अच्छा, शहबाज शरीफ साहब जाग बहुत शोर मचाते रहे साहब अदालत में, जनाब मेरे साथ बड़ी तज़ीक की जा रही है, ज़मीन पे खाना रख के दिया जाता है, जनाब मेरे साथ तो बड़ा जुल्म हो रहा है और बड़ा जनाब उन्होंने बस ये हम सारे सियासतदान ऐसे ही हैं, हम कोई मौका हाथ से नहीं छोड़ते चाहे कुछ ही क्यों ना हो। ये पंजाबी कार्ड जो शेख साहब दोबारा हो रहा है, साद कोई रफीक साहब ने भी पंजाबी का नारा लगा दिया कि शहबाज शरीफ ने पंजाबियों की बेइज्जती है। बात नहीं है, पहले भी ने कहा था जाग पंजाबी जाग तेरे जाग पग नू लग गया दाग। ये बातें होती रहती हैं, इनसे क्या मतलब। लाहौर में इन्होंने जलसा किया रीगल चौक की एक सर्विस रोड पे, वो खुद बड़े परेशान है, सारे एमपी एमएनए और काउंसलर्स और कैंडिडेट आगे, उनको कोई नतीजा नहीं मिला। अच्छा, अर्शद सारी साहब कह रहे हैं नून लीग के हैं, वो कहते हैं कि ये देखता हूँ गुजरांवाला में कैसे जलसा करते हैं नून लीग के अपने लोग, और पीटीआई के वहाँ से रहनुमा वो भी कह रहे हैं कि वो भी एक दिफाए पाकिस्तान और इस तरह से पाकिस्तान के हक में रैली निकालेंगे। तो ये तसादुम नहीं? अल्लाह खैर करेगा अल्लाह ताला, जलसा करने दें इनको, जलसों को नहीं रोकना चाहिए। जलसे क्या कहते हैं? अच्छा शेख साहब, मौलाना साहब को जो सरबराही दे दी गई, ये एक लॉलीपॉप नया हो सकता है या क्या इसको समझते हैं कि भाई ये तो उन्होंने पीपल्स पार्टी की सियासत का जनाजा निकाल दिया है और पीपल्स पार्टी वहां मारेगी जहां पानी नहीं मिले। जरा इंतजार करेंगे थोड़ा। सेनेट से पहले तक इत्तेहाद रह जाएगा पीडीएम का? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। नून लीग का मुझे मालूम है कि वो बाहर निकलेगी।
और ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है सॉरी पीपल्स पार्टी बाहर निकलेगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताइए कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है नवाज शरीफ और 42 लोगों के खिलाफ, ये इससे कुछ होगा या बस एक शहरी था उसने एफआईआर दर्ज करा दी, कुछ नहीं होना? जी शेख साहब। अब मुकदमे तो दर्ज होते हैं जी, सियासत में कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, टुक टक तो लगी रहती है, छोटी मोटी हल्की फुल्की। अच्छा, अभी देखें होता क्या है। अच्छा, आपको ये जो तर्जुमान मुकर्रर किए गए हैं, अब इसका मतलब है मरियम या नवाज शरीफ बयानियां बदलेंगे या अब भी ये जलसों में उसी तरह की बातें करेंगे इदारों के खिलाफ? मालूम नहीं है। और शहबाज शरीफ को क्या सूरत हाल से गुजरते हैं, वो भी तो कोई आसान काम नहीं है ना, जितनी बड़ी तहरीक करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को सेव कर लिया नैब में जाकर, वो कहते हैं भुगतो, अब जो करना है करो, मेरी बात उसने नहीं बेल वापस ले ली। उसने कहा मैं तो बेल ही नहीं चाहता, मेरी बेल वापस कर दो। अच्छा, और नैब में वो मुतमईन है, आपका ख्याल है खुश है नैब में बैठकर? और वो खुश है, फर्स्ट क्लास है, खाना घर से आ रहा है, अखबार पढ़ रहा है सारे के सारे। शेख साहब, एक तरफ ख्वाजा आसिफ जो है वो जरदारी के खिलाफ स्टेटमेंट देता है, दूसरी तरफ इनका इत्तेहाद चल रहा है, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जरदारी को डिफेंड कर रहे हैं, ये खिचड़ी क्या चल रही है पार्टी के अंदर? मैं आज आसिफ जरदारी ने कहा कि किसी के कहने पे ख्वाजा आसिफ ने दिया, क्योंकि नवाज शरीफ ने किसी को ओहदा नहीं दिया, न ख्वाजा आसिफ को न शायद खाकान को। अपनी बेटी के पास और अपने पास पार्टी रखी है। अच्छा, आपके बयानात सबसे ज्यादा क्यों चुभते हैं? पीडीएम हो, ऑपोजिशन, नून लीग, इनको क्या करता हूं मैं? सबसे ज्यादा चुभते हैं आपके बयानात ऑपोजिशन को, मरियम नवाज साहिबा, वो अगर एक किसी शख्स को टारगेट करेंगे तो आप, इसकी क्या वजह? खटकता हूं दिले यज़दा में कांटे की तरह। ये ऐसे फजूल से लोग हैं। अच्छा, आपने बताया था कि बड़ा खतरा है, ये फिरकावारियत फैलाई जा सकती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब साजिशें नाकाम हो गई। अब ये चेहलम के मौके पर भी आप कह रहे थे कि खतरा है। अल्लाह करे जी चेहलम अच्छी तरह गुजर जाए, अल्लाह नबी के सदके में ये करे, नवाज़ाए रसूलों का चेहलम अच्छे तरीके से गुजरे। अच्छा, तो अब पार्टी कौन चलाएगा, नून या शीन? शीन तो निकलेगी बीच में से जी, आप देखते जाएं। अच्छा, और वही दिसंबर से पहले पहले इंशाल्लाह। ओके, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, आपने वक्त दिया। और जिस तरह हम बात कर रहे थे, पंजाबी जो कार्ड प्ले करने की कोशिश की गई है, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है। बयानात मैंने आपको दिखाने हैं, साद रफीक साहब क्या कह रहे हैं, अरे आज सादिक साहब क्या कह चुके हैं, इस हवाले से हम आपको कुछ क्लिप्स दिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अब पता चला, अब पता चला। ब्रेक से पहले जिस तरह बात हो रही थी, पंजाबी कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश हुई एक दफ़ा फिर, और साद रफीक साहब सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, और उनके साथ अयाज सादिक साहब भी माजी में क्या कह चुके हैं। साद रफीक साहब ने तो इस चीज़ को दोहराया है, अभी जो हाल ही में लाहौर में उन्होंने जलसा किया है, तो साद रफीक साहब ने क्या कहा है ज़रा देखिए। अच्छा, अब ये कुछ अंदर से खबरें मुझे मिली थी कि ये मामला हो सकता है, लेकिन क्या ये चीज़ बिक सकती है, इससे नून लीग को फ़ायदा हो सकता है? बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये माजी में भी कोशिश की गई थी। ज़रा दिखाएं आज सादिक साहब क्या कह चुके हैं। असद करल साहब, ये चीज़ चलती है, ये कोई बन सकेगी बात? ये उसामा साहब को पहली मरतबा नहीं, आपने तो ख्वाजा साद रफ़ीक और याद सादिक साहब के क्लिप चलाए हैं, वो क्लिप भी मौजूद है रिकॉर्ड पे, और चश्मे फलक में देखा नवाज शरीफ साहब जब बड़ा जोशीला खिताब उन्होंने किया था और उन्होंने कहा था कि जाग पंजाबी जाग, तेरी पग को लग गया दाग, अभी जो शेख रशीद साहब भी बात कर रहे थे, तो ये पहली मरतबा नहीं, ये इनका दौर और था, वो उस वक्त बेनज़ीर वतीरा है नवाज शरीफ साहब, और ये लोग हमेशा अपॉर्चुनिस्ट हैं। और जिस तरह यही लोग बात करते थे, सिंध कार्ड जब पीपल्स पार्टी इस तरह बात करती थी, तो ये लोग नवाज शरीफ साहब ये भी कहते थे, एक तरफ पंजाबी का नारा लगाते थे जाग पंजाबी, और दूसरी तरफ कहते थे जनाब पीपल्स पार्टी को हम सिंध कार्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी जी। अब इनको चूंकि पता चल गया है कि ना तो पंजाब से बाहर इस पार्टी की कोई हैसियत है जो नज़र आ रही है आपको, सिंध में देख ले, बलूचिस्तान में देख ले, KPK में कहीं भी इनकी अक्सरियत नज़र नहीं आपको आ रही। उसके बाद ये पंजाब पार्टी जो है साउथ पंजाब के अंदर से भी आलमोस्ट ये वाइप आउट हो गई, अब एक GT रोड की पार्टी बन के ये रह गई है, तो उनको एक सर्वाइवल की जंग है, और अब पंजाब से बाहर तो उनको नजर नहीं आ रहा। तख्ते लाहौर तक महदूद होकर रह गया, लाहौर में भी सीटें आपको पता है वो क्लीन स्वीप नहीं कर सके। तो मामला ये है कि वो उन्होंने एक नारा दिया है। अब मुझे ये बताएं
कि पंजाब पे हमला यानी करप्शन के ऊपर अगर वजह से शहबाज शरीफ को पकड़ना, इससे पंजाब के ऊपर हमले से किस तरह आप कंसीडर कर सकते हैं? यानी कोई सर पाँव नहीं है बात का, ना कोई सारा है ना पाँव है, को आपस में कोई रेलिवेंस नहीं है। यानी करप्शन के मुकदमात के ऊपर माशाल्लाह जो पकड़ा गया है और अभी जो रेफरेंस बन रहा है, जो रेफरेंस बन रहा है शहबाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ फैमिली पंजाबी की पग को दाग कैसे लगा है? दाग तो तब लगा कि जिस बंदे को उन्होंने इलेक्ट करके 2 दफा लगातार वजीर आला बनाया और उस पर अरबों रुपए की करप्शन के चार्जेस हैं, उसके ऊपर ये 9 अरब रुपए की टीटी लगवाने के चार्जेस हैं, फेक कंपनियां बनवाने के चार्जेस हैं, ये दाग नहीं है। और उसामा साहब एक और बात बता दूं, नवाज शरीफ ने तो ये तो जाग तेरी पग में लगे दाग, निजी महफिल में तो ये ग्रेटर पंजाब की भी बात करते रहे हैं कि जनाब अगर हमें पंजाब भी मिल जाए ना तो पंजाब भी हमारे लिए काफ़ी है, अगले जितनी भी अपनी उम्र है हम पंजाब में हुक्मरानी करेंगे, चाहे पाकिस्तान 3 हिस्सों में टूट भी जाए, हमें पंजाब मिल जाए, हमारे लिए पंजाब काफी है। ये निजी महफिलों में बात हो चुकी है, माइंडसेट भी है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मौजूद है। और जरदारी साहब ने भी एक नेशनल टीवी पे आपको पता ये कहा था, ग्रेटर पंजाब की बात नून लीग करती रही है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक पाकिस्तान टूटता भी है तो हमारे लिए तो पंजाब काफी है। अल्लाह ना करे। लेकिन ये डेस्परेशन में भी होता है कि इस तरह के बयान आप देने लग जाते हैं जब आपको लग रहा हो कि हार रही बात नहीं बन रही, फिर इंसान कुछ भी जिस डूबते को तिनके का सारा, फिर आप ये असबियत का कार्ड, फिर ये आप इलाकाइयत का कार्ड, मजहबी कार्ड, ये चीज़ें फिर करने लग जाते हैं। अभी कैप्टन सफदर साहब ने भी इस तरह मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये घबरा रहे हैं या जुबैर साहब वाली बात ठीक है? मैं उनके बयानात देख रहा हूँ, मेरे सामने हैं जिन्होंने आज दिए कमाल। वो कह रहे हैं कि जी अभी तो तकरीर ख़त्म नहीं हुई थी मियाँ नवाज़ शरीफ की कि हलचल मच चुकी थी। फिर ये कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तारीख़ में सबसे बड़ी जिद्दोजहद शुरू कर चुके हैं और तर्जुमान बहुत परेशान होंगे, मुझे पता था, लेकिन इतने परेशान कि 10 दिन में ज़ातियात पर आ जाएंगे, हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। ये लग रहा है आपको असद खलल साहब ये बातें जुबैर साहब की दुरुस्त हैं? सबसे बड़ी जिद्दोजहद तारीख की माल रोड पे जो तारीख की सबसे बड़ी जद्दोजहद है वो भी आपने देख ली। अच्छा। जो टांगे कांप रही, किसकी कांप रही है, हलचल कहाँ मची है, कोई ऐसा को बता दे, कोई जस्टिफाई कर दे। मामला ये है कि अगर हलचल वहाँ पे मची है, टांगे उनकी कांप रही हैं, जद्दोजहद आपने शुरू कर दी है, तो एकदम से इतने तर्जमानों की जरूरत क्या पड़ गई जो वजाहतें पेश कर रहे हैं? अब हलचल तो आप में मच गई कि हमने ये कर किया दिया। नवाज शरीफ साहब तकरीर तो कर बैठे, वो कहते हैं ना शेर बनो शेर, वो पीछे से जरदारी साहब ने, वो नवाज शरीफ आप पीछे देख रहे हैं क्योंकि जरदारी साहब ने बदला लिया है उसी नवाज शरीफ साहब ने जिसके कहने पर, जिसकी माँ पे जरदारी साहब ने कहा था, इदारों को ललकारा था कि मैं ईंट से ईंट बजा के रख दूंगा और ये तुम 3 साल के लिए और हम हमेशा के लिए हैं। जब उनके अंदर भी फिरौनियत और रौनियत आई थी, उसके बाद 11 ईंटें इकट्ठी करने बाहर चले गए और जिस तरह पाँव पकड़ के वापस आए, उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब ने कहा और जरदारी साहब ने कलसूम साहिबा की ताज़ियत के लिए नवाज शरीफ साहब के पास आना था, बयान नवाज शरीफ के कहने पे दिया, लेकिन नवाज शरीफ साहब खुद नवाज शरीफ हिपोक्रेसी देखे, नवाज शरीफ ने कहा सॉरी मैं आपसे नहीं मिल सकता। जिनके कहने पर उन्होंने बयान दिया, जरदारी साहब को वही बंदा जन्नत में भी नहीं, अब तो कुछ भी हो जाए इनके साथ नहीं चल सकते। तो बाबर डोगर साहब ये मौलाना साहब को बना तो दिया अब PDM का सरबरा, और फजलुर रहमान साहब के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा क्योंकि धरना वो दे चुके हैं और बड़ा भरपूर उन्होंने धरना दिया, बड़ी कोशिश की कि उससे कुछ नतीजा निकल सके, कुछ नहीं हुआ। इससे पहले सदर बनने की उन्होंने कोशिश की और नून लीग को मना लिया, लेकिन पीपल्स पार्टी को ना मना सके कि वो वोट ही दे देते जब ये पार्लियामेंट उस वक्त हलाल थी, उस वक्त ठीक थी ये पार्लियामेंट, मैं तब की बात कर रहा हूँ। फिर चलें बेटे के लिए डिप्टी स्पीकर का मामला आ गया कौमी असम्बली के लिए, लेकिन ये अब चैलेंज नहीं है इतने लोगों को इकट्ठा करना। पीपल्स पार्टी का अपने मकासद हैं, वो कुछ और सोच रही है कि सिंध तो हमारे पास है, हम यहाँ से भी ना जाते रहें। नून लीग अपना मकसद लेना चाहती है, वो रिलीफ वगैरह ये सारा कुछ। फजलुर रहमान साहब हर सूरत चाहते हैं कि उनको कोई किसी तरह से सीट्स वगैरह मिल जाएं। ये बड़ा मुख्तलिफ है सबके टारगेट पे। पार्टी ने तो भरपूर उसकी मज़ाहमत की कि फजलुर रहमान साहब जो है इनको APDM का सदर ना बनाया गया, PDM का, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ज़िद थे। मियाँ साहब को हर वो बंदा जो उनके नज़रिए के करीब है वो बड़ा अच्छा लग रहा है, वो बड़ा प्यारा लग रहा है, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान ही हो। मैं कहता हूँ कल मियाँ साहब को इक़्तिदार दे दें, ये कश्मीर कमेटी से ऊपर कोई ओहदा उनको देंगे तो मुझे पकड़ लीजिए, या तो ये बनाए ना उनको प्रेसिडेंट आने वाले वक्त में, कभी भी नहीं।
लेकिन आज मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत है, इसलिए उनको बड़े प्यारे लग रहे हैं। दूसरी बात, मौलाना फजल रहमान वही है जिनको शबाशी सख्त नापसंद करते हैं। इवन उन्होंने कई दफ़ा उनसे मिलने की ख्वाहिश की, शबाशी साहब उनको मिलने को तैयार नहीं है। यही सूरत हाल पीटीआई पार्टी के इतने ही अच्छे थे मौलाना फजल रहमान, तो उनको सदर के लिए वोट डाल देते, इन्होंने उनको वोट नहीं डाले। आज तक मौलाना फजल रहमान की किसी बात को पीपल पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। पीपल पार्टी मजहबी कार्ड को किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो 18 तारीख को जलसा होने जा रहा है, मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मैं जिस तरह सियासी कार्ड है, जिस तरह सूबाई कार्ड है, उसका मजहबी कार्ड भी, मैं मजहबी कार्ड का इस्तेमाल करूँगा। अगर फिर पार्टी उस जलसे में मौलाना के साथ बैठती है और मौलाना मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो फिर पार्टी के नजरिए की नफी हो जाती है। नहीं, वो डिसऑन कर नजरिया ही पीडीएम से वो अलहदगी इख्तियार कर ले। मैं अभी से बता रहा हूँ, मेरी भी जो सीनियर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से बात हुई है, मैंने कहा अगर वो मजहबी कार्ड वहाँ पे इस्तेमाल कर देते हैं तो उन्होंने कहा हमारे जो चेयरपर्सन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पहले भी धरने के दौरान उन्होंने कहा था कि मौलाना साहब चूँकि मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने के हवाले से, ख़त्म नबूवत के हवाले से और इस तरह की अगर बात करेंगे तो हम उनके साथ नहीं बैठेंगे। हम उनके साथ मौलाना की वादे स्टेटमेंट आ गई है, उन्होंने कहा कि मैं मजहबी कार्ड इस्तेमाल करूंगा। वो कहते हैं मजहबी कार्ड मैं क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता? लोग सूबाई कार्ड इस्तेमाल करते हैं, असबियत का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, लिसानी कार्ड कर सकते हैं। तो मैं मजहबी कायम रहे तो मैं आपको एक और खबर देता हूँ, अगर तो इस बात पे कायम रहे, वो कायम है, वो कायम है। 18 को रहे तो 18 को शायद पीपल्स पार्टी की सीनियर क्यादत में शिरकत ही ना करे। नहीं, वो एश्योरेंस नहीं लेगी कि जी आप ये नहीं, क्योंकि पिछली दफा एक एपीसी जब हुई थी आपको याद है, एश्योरेंस उसमें लड़ाई हो गई थी। नहीं, बिलावल जरदारी साहब और फजल रहमान साहब से तलक जुमलों का तबादला हुआ था, और जरदारी साहब को बीच में क्या कराना? हाँ जी, एएनपी आई थी बीच में, अवामी नेशनल पार्टी के लोग आ गए कि नहीं 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 बस करें, ये तो बाहर बात चलेगी तो बड़ा मसला हो जाएगा। हाँ जी, कोई और दोबारा फिर वही उसी मामला करना चाहते थे, आएगा मामला। अगर ये मौलाना साहब मजहबी कार्ड इस्तेमाल करेंगे, पीपल्स पार्टी इसमें नहीं बैठेगी। मुझे एक चीज बताएं उसामा साहब, आप भी माशाल्लाह आप भी अब बड़ा अरसे से आप इसी देख रहे हैं चीज़ों को। मुझे एक बात बताएं, अगर मौलाना मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं करते तो लोग ये जो मदरसों के मेरी तो सुन लें, ये जो मदरसों के बच्चे इकट्ठे करने हैं और इनको जाके लाके वहाँ पे इकट्ठा करना है, तो वो मजहबी कार्ड खरल साहब, वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल किए बगैर बच्चे कैसे इकट्ठे होंगे? आपने मजहबी कार्ड का इस्तेमाल किया और बच्चों को इस्लामाबाद तक लेके आए, लेकिन बगैर मजहबी कार्ड रियासत हरकत में आएगी, रियासती इदारे हरकत में आएंगे, ट्वीट की है वो तस्वीरें, रियासती इदारे हरकत में आएंगे अगर आपने मजहबी कार्ड या बच्चों को इस तरह सियासत में धकेलने की कोशिश की या इंतशार के हवाले से पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी शोरश बर्पा करने के लिए आपने मदारस के तलबा जो देखिए उसमें वफाकुल मदारस है, बाकी जो उनका ज़ाब्ता है उसके मुताबिक वो बच्चे किसी भी इस तरह के सियासी प्रोटेस्ट में, किसी भी रैली में, धरने में वो शामिल नहीं हो सकते। माजी में मुझे नहीं पता, वहाँ के रिपोर्टर्स ने मुझे बताया कि ये कुरान मजीद, बाज़ लोग हो सकता है ये JUI फे की तरफ से ना हो, लेकिन बाज़ लोग बेचारे इतने सादा थे कि वो कहते थे ये ना कुरान मजीद की तस्वीर है, तौबा ये जो इनका किताब का निशान है, तो जी इस पर अगर तुमने मोहर ना लगाई तो ये तुम इस्लाम के खिलाफ जाओगे। जो है मैंने खुद आमिर लियाकत साहब ने ट्वीट किया, तस्वीर जहाँ लिखा है वोट हमें दो, जन्नत की जिम्मेदारी हमारी। नून लीग डेस्परेट हुई हुई है, नून लीग के नजदीक जो मज़ीद नारा लगाओ बंदे इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी जाती एहसास है अगर पीपल्स पार्टी और मौलाना एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं हो सकते, अगर कोयटा में बच्चे इकट्ठे होने हैं तो वो मजहबी कार्ड पे इकट्ठे होने हैं। अच्छा, और उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। ब्रेक के बाद बताएंगे, बड़े बड़े मुकदमे सामने आ रहे हैं, इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी गई है और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने, चेयरमैन नैब ने दी है, किस किस का नाम आ रहा है, मौलाना साहब के बारे में फिर से बात हो रही है। ब्रेक के बाद बताते हैं। अब पता चला चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ नैब का, और उसमें कुछ अहम लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई है और अब ऑफिशियल हैंड आउट भी सामने आ चुका है, स्टेटमेंट सामने आ चुकी है। लेकिन साथ ही मैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि उनको जिस तरह से रखा गया उस पर उन्होंने शिकायत भी की है साहब अदालत के जज से कि कुर्सी मोड़ दी जाती है मेरी नमाज के दौरान या नमाज से पहले में तकलीफ़ है, खाना ज़मीन तक दिया जाता है। असद खरल साहब, ये दोनों बातें हैं,
आप जिस हवाले से पहले बात करना चाहिए आप पर है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को शिकायत तो हैं, वो तो कह रहे हैं कि मेरा उस तरह ख्याल नहीं रखा जा रहा। वो एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए या ये शो करने के लिए कि एक्चुअली ये उल्टी बात कर रहे हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को वहाँ नैब में प्रोटोकॉल मिल रहा है, मेरा ख्याल है किसी मुलजम को भी वो नहीं मिला। इनके साहबजादे के लिए पहली मरतबा नैब में उनके जाने से पहले एक धमकी पे एसी लग गए, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह रखा गया है, मेरा ख्याल है मेहमानों को इस तरह रखा जा सकता है। उससे पहले मरीम साहिबा भी रही हैं। तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में जेल में साहब खुद फरमा चुके हैं। शहजाद सलीम साहब जब साफियों ने सवाल किया तो उनका वो तो बड़े मुतमिन है, बहुत खुश हैं। सर वो नैब में थे, अब मसला रह के नैब प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं अगर हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सेटिस्फाई। अब अदालत के अंदर जिस तरह शेख रशीद साहब ने कहा कि हम सियासतदान इस तरह का शोर मशराबा करते रहते हैं क्योंकि कोई भी हम मौका हाथ से जाने नहीं देते, प्रोसिक्यूटर ने कहा है लोगों के सामने एक मजलूम बना जा सके कि शहबाज शरीफ को सेल में नहीं खास रूम डिस्पेंसरी में रखा गया। और इससे वो ये कह रहे हैं। बाबर साहब क्या खबरें हैं शहबाज साहब? ये शहबाज शरीफ मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने आज नैब में जब वो गए तो उन्होंने कोई 15-20 मिनट नवाज शरीफ से फ़ोन पर बात भी की। आप अंदाज़ा लगा लें कितनी फैसिलिटीज़ है उनके पास कि आज उन्होंने 15 से 20 मिनट अपने भाई नवाज शरीफ से फ़ोन पर बात भी की। तो क्या कहा ये तो जो मैसेज है ये तो आमतौर पर लोगों को देने के लिए है। ये मैसेज जो है ये नवाज शरीफ को मरियम को देने के लिए कि देखिए जी मैं यहाँ पर बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ी टेंशन में हूँ, मुझे कुर्सी नहीं दी गई, मुझे खाना खाना घर से आता है। वो प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं, वो मान रहे हैं। उसामा साहब पहले भी ये हो सकता है कि वहाँ पर जी कुर्सी देते हैं तो वो उसका रुख तो बदल देते हैं। नमाज के वक्त में कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़नी होती है, रुख बदल देते हैं। और गरीब बातें है। वो शहजाद सलीम साहब एक नेक इंसान है। अच्छा। मतलब हज भी उन्होंने की, वो बड़े नेक सीरत इंसान है। उनसे ये तो मैंने ऐसी कई फुटेज भी देखी जब कि शहबाज शरीफ साहब को जुम्मे शुमे भी कहा, आज जमात नमाजें बड़ी उन्होंने पढ़ाई हैं वहाँ पे लोगों को। बड़े बड़े मुल्ज़मों की मैंने देखा है, बड़ी तकबीरें पढ़ते होते थे वहाँ पे ये लोग बैठ के। तो मामला ये है कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि वो नमाज पढ़े, एक तो वो बैरक में नहीं है, आप देखिए कि उनको कितनी राहत दी गई कि वो बैरक में नहीं है, वो डिस्पेंसरी में है जी। वहाँ पर है बेड शीट लगा हुआ भी होगा सर, 100% है, इसीलिए उनको वहाँ पर रखा गया है डिस्पेंसरी में। वहाँ पर सारी एयर कंडीशनड है, वहाँ पर बेड शीट भी लगा हुआ है। मुझे तो ये भी पॉसिबिलिटी नजर आती कि ज़मीन पे रोटी रख दी जाती है। ये मैं इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। इस तरह का तो बिहेवियर देखे, मैं नैब में मैं भी अरसा से 20-22 साल से जब से नैब बना है, नैब में इस तरह का बिहेवियर किसी आम से आम मुलज़म, खैर नैब के तो बड़े ही मुलज़म होते हैं, बड़े चोर डाकू वहाँ पे उसकी डोमेन में आते हैं, छोटे मोटे पैटी केसेस वाले तो आते ही नहीं। मैंने आज तक नहीं देखा कि नैब ने इस तरह का सलूक किसी भी मुल्ज़िम से किया। अब उनके लेवल का शायद वो कह रहे हैं तौहीन हमें सलूक है, वो हल्फन ये बात कह रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है ज़ाहिर है वो खादमे आला रहे हैं इतना अरसा। बहरहाल आज नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग इजलास जो हुआ है, नैब जस्टिस जवेद इकबाल साहब ने बड़े नाम आ गए की है। डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर साहब, प्रोसिक्यूटर जनरल असगर हैदर साहब, डीजी ऑपरेशन ज़ाहिर शाह और डीजी जो केपी के हैं ब्रिगेडियर फारूक नसर अवान साहब, उन्होंने बजरिया वीडियो लिंक इसमें ज्वाइन किया। बाकी दीगर लोग भी मौजूद थे, तमाम जो ओरिजिनल डेस्क हैं उनके इंचार्ज अफसरान। आज जो केस हुए हैं हम एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, एक तो खैबर बैंक जो है केपी के जो बैंक है बैंक ऑफ खैबर, उनके हवाले से जो ऑफिशल्स और ऑफिसर जो है उनके खिलाफ मुबैना तौर पर जो खिलाफ ज़ाब्ता भर्ती हैं उस हवाले से बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी की दी गई है, यानी इंक्वायरी से मामला। उसके बाद बड़े बड़े जो लोग हैं जो मुअज़्ज़िन हैं उनके हवाले से जो इंक्वायरी की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई है, उसमें जनाब इंजीनियर अमीर मुकाम साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर साहब हैं। शेर आज़म वज़ीर के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर आमदन से ज़्यादा असासे बनाने के इल्ज़ाम में, ये तो हो गई इंक्वायरी हैं। इसके अलावा बिलियन ट्री, सुनामी केस, नवाबजादा महमूद ज़ेब व दीगर, उस्मान सैफुल्ला, ये सैफुल्ला जो ब्रदर्स हैं जी, और दीगर के खिलाफ जारी इन्वेस्टिगेशन का पर अब तक पेश रफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास में ये फैसला किया गया कि तमाम इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन कानून के मुताबिक आज़ादाना, मुनसफाना, शफाफ, मेरिट और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर मुकम्मल की, जब तमाम मुतल्लिक़ अफराद से कानूनों के मुताबिक इनका मौक़िफ़ हासिल किया जाए। और कानून का मामला ये है कि ये बिलियन ट्री और वो सबसे मज़ेदार चीज़ है कैप्टन सफदर। मेरी एक दफ़ा उनके साथ सिटिंग हुई, आज से कोई 7-8 साल पहले की बात है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं MNA हूँ
और मुझे ये आ गया नोटिस आ गया कि जनाब अपने एसेट भरें और बताएं आप कितना इनकम टैक्स देते हैं। तो कहते जी मैंने कौन सा किस चीज़ का इनकम टैक्स देना है। रिटायर्ड फौजी हूँ, रिटायर्ड कैप्टन हूँ, और जो मेरी पेंशन आती है उससे मेरा घर चलाता हूँ। नहीं वजीफा भी लेते थे। सर खजर सुन ले, बात सुन ले, मजेदार बात। उन्होंने कहा जी कि मेरे बच्चे, मैं घर जवाई हूँ, यहाँ पर ही रहता हूँ, अपने ससुर के घर में रहता हूँ, मुझसे ये मांग रहे हैं कि आप एसेट दें जिसके पल्ले है ही कुछ नहीं है। ये मेरा ससुर 650 एकड़ के घर में रहता है, इससे कोई नहीं पूछता कि तुम्हें कितना इनकम टैक्स देते हो। उन्होंने कहा कि ना ये 650 एकड़ में रहता है, इससे कोई नहीं पूछता कि कितना टैक्स देते हो। ये जो इतनी गाड़ियाँ हैं और इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सारा, इनको कोई नहीं पूछता। मेरे जैसे गरीब को हर कोई पूछना शुरू कर देता है कि तेरे पास बता पैसे कहाँ से हैं। कहता जी मैंने तो लिख के दे दी है कि जनाब ये मैं कैप्टन रिटायर्ड हूँ, ये मेरी पेंशन है, ये स्कूल है, मेरे बच्चे जाते हैं, उसकी फ़ीस मेरा ससुर देता है, उसके घर में रहता हूँ, मेरा अपना और कोई ख़र्चा नहीं है। अच्छा। ना ही मेरा कोई और। जो पूछना उनसे पूछे, जो पूछना उनसे पूछे। ये सारे खानदान में इसी तरह मामला है, किसी से तो पूछे कहते हैं ये सलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह के पास ये इन राइटिंग FBR में जमा करवाई थी। अच्छा शरीफ फैमिली की पूरी की ये ऑफिशियल उनकी शहबाज शरीफ साहब से पूछते हैं, शहबाज शरीफ साहब से पूछते हैं सवाल, तो वो कहते हैं नुसरत शहबाज जो है उन मेरी अहलिया से पूछे। हमजा शहबाज से पूछते हैं तो वो कहते हैं सलमान शहबाज से पूछे। शहबाज शरीफ साहब पूछते हैं तो वो कहते हैं हमजा या सलमान को पता होगा। कैसा ये ज्यादती। अच्छा नवाज शरीफ साहब से पूछते हैं, उस बेचारे को तो इनसे ना मिलाए, वो तो बात तो सही। अच्छा नवाज शरीफ साहब उसने बात की है कि ना मैं रिटायर्ड कैप्टन हूँ, ये मेरी पेंशन है, ये बाकी जो सारा खर्चा है वो मेरा ससुर करता है। सर पहला और क्या करे, पहला जो बगावत का मुकदमा है वो भी उन बेचारे के खिलाफ दर्ज हो गया गुजरावाला में, देखिए ना, वो पहले और उसके बाद फिर सारों पर हुआ है मुकदमात भी। अच्छा नवाज शरीफ साहब से पूछा, पथराव पे भी उसमें है, मेरी बात, पथराव में भी नैब के पथराव हुआ, हर चीज की कीमत होती है ना। अब जेल जाना है तो कैप्टन सफदर नहीं जाना है। बगावत के केस में कल था नहीं कोई पकड़ा गया, तो वो ये पकड़ा जाएगा। अब और साहब आप नैब के बड़े यानी नाकिद से मुराद ये है कि अच्छे काम अगर हों तो फिर सामने लाएं, आप तो फैक्ट पर बात करते हैं। ये जो नाम सामने आ रहे हैं इसमें अब आप ये नहीं कह सकते कि जी सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान है और इन मकाम है, इसमें तो बिलियंट्री सुनामी भी है, इसमें तो मालम जब्बा केस भी अदालती हुक्म के तहत कार्रवाई का है। मेरी इस्तदा ये है कि उन्होंने अब देखें, उन्होंने ये कहा है कि मालम जब्बा जो केस है ये कोर्ट में जो स्टे दिया हुआ है, तो वो जो कागजात मंगवाए उसको देखेंगे इस स्टे को हम कैसे तोड़वाते हैं। अच्छा इसमें ये हुआ है कि मालम जब्बा केस की मैं पेश से बता दूं, जो आज उसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में डिस्कस हुआ है और जो DG को भी लिया गया था वीडियो लिंक पे, इसके अंदर चूँकि पेशावर हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी के हवाले से इसकी जब प्रोसीडिंग हुई तो चीफ सेक्रेटरी जो है KP के, उसने कहा जी मैं इसकी मामले में इंक्वायरी कर रहा हूँ। नैब ने ये कहा है कि जो ये इंक्वायरी रिपोर्ट हाई कोर्ट में आती है तो इन द लाइट ऑफ कोर्ट ऑर्डर उसकी रोशनी के अंदर हम इस केस को आगे बढ़ाएंगे। अब चूंकि मामला स्टे वाला है और कोर्ट में जी टाइम खत्म हो रहा है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि मौलाना साहब के हवाले से जो केस है ये इंक्वायरी वगैरह वाला, इसमें भी कोई जान वगैरह नजर आती है? मौलाना साहब और वो धमकी भी दी गई थी कि 30 लाख लोग आएंगे, वो फिर बात नहीं बनी। मौलाना साहब नैब केस है ना, ये केस जो है ये एक इसको मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब टेम हो गए, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, और ये केस आगे नहीं बढ़ेगा। और मौलाना साहब को सिर्फ ये बता दिया गया है कि अगर आपने अपनी लिमिट से बाहर जाना है तो ये जो लंबी चौड़ी तफसीलात हैं, अगर मूसा खान जो मुबैना तौर पर आपके क्लोज AD हैं या फ्रंटमैन जिनको कंसिडर किया जाता है, लोग कहते हैं साबिक DF और उनके बेटे आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी जो हैं PA भी हैं तारक खान, सर उन्होंने भी कहा था 30 लाख लोग आएंगे, नैब ने बुलाया। तो आपको मामला ये है कि मौलाना साहब मेरा गिव एंड टेक कर लेंगे, वो बड़े समझदार हैं, ज़ीरे अफीम से मामला हल हो जाए तो चले अच्छी बात है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।